माध्यम से और कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पाठ पहला चल रहा है। हम चौथे वॉल्यूम को तैयार कर रहे हैं। पहले जो 3 वॉल्यूम तैयार हुए हैं उसमें फसल किसे कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ क्या हैं और कृषि पद्धतियों के 2 चरण हम कर चुके हैं, मिट्टी तैयार करना और बुआई करना। आज हम तीसरा चरण करने जा रहे हैं कृषि पद्धतियों का, जिसका उप प्रकरण हमने लिया है खाद और उर्वरक मिलाना। खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, यहाँ से हम वापस पाठ स्टार्ट करते हैं। चौथे वॉल्यूम के अंतर्गत खाद और उर्वरक वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद और उर्वरक में हालांकि अंतर होता है, लेकिन ये अंतर हम पाठ में आगे चल करके करेंगे। इस स्थिति में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए, यानी कि वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तरों को बना के रखते हैं, जो भोजन को पौधों को, ये पौधे हैं और इस पौधों की जड़ों में मिट्टी के अंदर मिले हुए पोषक पदार्थ जड़ों की सहायता से ऊपर पौधे में जाते हैं। यह ये इन खाद और उर्वरक के द्वारा इनको मिलते हैं जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं। अब ये मिलाना आवश्यक क्यों है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आवश्यक क्यों है, इसकी चर्चा हम करते हैं कि खाद और मिट्टी में, खाद और उर्वरक को मिट्टी में मिलाना ही आवश्यक क्यों है। तो उसमें क्या होता है कि किसान जो होता है वह लगातार फसलों को उगाता है मिट्टी में। इस कारण से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी आ जाती है। लगातार है कि जैसे हम 1 महीने के लिए राशन घर में डालें और कमाए नहीं, वही राशन खाते रहें, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो राशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से मिट्टी में लगातार फसलें लगाएंगे तो वहां पर कुछ पोषकों की कमी हो जाएगी, क्योंकि पौधे उन पोषकों को ग्रहण कर लेंगे। अब ऐसी स्थिति में उस पोषक की कमी आ जाती है, उसको पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद और उर्वरक मिलाते हैं। हम इस बात को समझना चाहते हैं एक प्रयोग की सहायता से कि अपर्याप्त खाद दें यदि पौधों को, तो पौधे कमजोर हो जाएंगे। जैसे इस प्रयोग के लिए हमने यहाँ पर एक 3 प्लास्टिक के या ग्लास लिए हैं मिट्टी के, और इस मिट्टी के गिलासों को हमने ऊपर A, B और C लिख दिया। बराबर मात्रा में मिट्टी डाल दी तथा पहले A वाले में हमने गोबर मिलाया, इसकी मिट्टी में हमने गोबर मिलाया। B वाले की मिट्टी में हमने यूरिया मिलाया हुआ है और C वाली में खाली मिट्टी है। इससे पूर्व जैसे ही हमने ये तैयार किया, इसको पानी से भिगो करके कुछ देर के लिए रख दिया, और इससे पूर्व 1 दिन पूर्व हमने कुछ नवोद्भिद तैयार किए। मैं आपको नवोद्भिद का अर्थ समझाता हूँ। जैसे चना है, मोठ है, मूंग है, इनको घरों में आपने देखा होगा कि कई बार मम्मी एक गलने में, कपड़े में गीला करके उन बीजों को बांध देती हैं, तो वो थोड़े अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित बीजों को हम नवोद्भिद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे की ओर जाने वाली मूलांकुर कहलाती है, जो कि जड़ें बनाएगी, और ये ऊपर की ओर जाने वाली जो शाखा हैं, इस बीज से निकलने वाली इस स्थिति को हम प्रांकुर कहते हैं, जो कि प्रहो पत्तियां, तने, फल, पुष्प इसमें लगते हैं और ये जड़ें बनाती हैं। यह स्थिति नवोद्भिद कहलाती है। इन अंकुरित नवोद्भिदों को हम क्रमशः बराबर मात्रा में 5 से 7 बीज, अंकुरित बीजों को A वाले मिट्टी में डाल दिया, B वाली मिट्टी में डाल दिया और C वाली मिट्टी में डाल दिया, और 5 से 7 दिन तक इसकी पानी से सिंचाई करते हैं। अब हम 5-7 दिन सिंचाई करने के पश्चात यह देखते हैं कि सबसे ज्यादा पौधे ऊपर किस में आए। तो हमने देखा कि इस गोबर वाले में पौधों की मात्रा कुछ लंबाई तक थी, कुछ सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर, लेकिन यूरिया वाले में 8 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे पौधे बाहर निकल आए थे, और इस मिट्टी में दिखाई ही नहीं दे रहे थे। खाली मिट्टी में एक आधा अंकुरित प्रांकुर बाहर दिखाई दिया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि अपर्याप्त खाद देने, अपर्याप्त, इसमें तो खाद थी नहीं, इसमें यूरिया थी जो कि पर्याप्त मात्रा में थी, यहाँ गोबर थी तो अपर्याप्त रूप में थी, तो इसमें कम मात्रा में होगा। तो हम ये दे सकते हैं कि खाली गोबर पर्याप्त खाद नहीं है। यूरिया एक कंप्लीट फूड के रूप में इसको नाइट्रोजन प्रदान करने वाला साधन है, इसलिए जल्दी, क्योंकि नाइट्रोजन पौधों में वृद्धि कराने में सहायक होता है, तो ये जल्दी से पनपा। इसको हम उर्वरक की श्रेणी में रखेंगे, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि उर्वरक क्या है। और C वाली मिट्टी में तो खाद थी ही नहीं, ना तो कृत्रिम रूप से कोई उर्वरक डाला हुआ था, ना ही प्राकृतिक रूप से कोई गोबर का खाद डाला हुआ था। मैं आपको बता रहा था खाद और उर्वरक क्या है, खाद खेतों में देना आवश्यक है। हम यहाँ पर खाद और उर्वरक की तुलना कर रहे हैं, इससे हमको समझ में भी आ जाएगा कि ये खाद और उर्वरक से पृथक क्यों हैं। तो यहाँ पर हम खाद के बारे में कुछ 4 पॉइंट लिख रहे हैं, और वो ये है
कि यह प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि प्रकृति में जीवों से प्राप्त गोबर और पौधों की टहनियाँ, अपशिष्ट पत्तियाँ, इन सबको एक जगह एकत्रित करके उसमें विघटन किया जाता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम खाद कहते हैं। यहाँ पर ये जो खाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसको तैयार करना खेतों में ही संभव हो सकता है। खेत में एक बड़ा खड्डा खोद देते हैं और खड्डा खोद करके जैसे जैसे गोबर एकत्रित करते, गोबर, फिर पादप के अपशिष्ट, फिर वापस गोबर, फिर अपशिष्ट, फिर मिट्टी, फिर पानी, इस प्रकार से इसकी तह पर तह जमा करके कुछ महीनों तक के लिए छोड़ दिए जाते हैं। फिर वापस इसको बाहर निकालते हैं, तब तक यह अपशिष्ट अपघटित हो चुके होते हैं और वो अपने कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिला चुके होते हैं। इस विशिष्ट मिट्टी को ही हम खाद के नाम से जानते हैं। यह घटना कंपोस्ट कहलाती है। इस घटना को हम कंपोस्ट करना कहते हैं। कंपोस्ट की दो विधियां, कंपोस्टीकरण दो प्रकार से। अगर हम इसमें छोटे छोटे केंचुए डाल दें, वर्मी, ये देखो मैंने एक स्पष्ट शब्द लिखा है, ये एक्चुअली केंचुए हैं, केंचुए और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, यदि सिर्फ सूक्ष्म जीवों से इसका कंपोस्टीकरण हुआ है तो उसको हम कंपोस्ट खाद के नाम से जानते हैं। और यदि हमें केंचुओं के द्वारा इसका कंपोस्टीकरण कराया यानी कि अपघटन कराया है तो इसको हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट अच्छी होती है कंपोस्ट से। इससे पहले हमने एक बार चर्चा की थी इसी पाठ के वीडियो से, जिसमें हमने बताया था केंचुआ किसान का मित्र है। तो यहाँ पर यह अपनी मित्रता सिद्ध कर रहा है। यह इस अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके खाद का निर्माण कर रहे हैं जो कि पौधों को पोषक देने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम उर्वरक की ओर आए तो ये मानव निर्मित कृत्रिम पदार्थ हैं, ये लवण हैं जिसमें यूरिया है, पोटास है, सुपर फॉस्फेट है। इसको हम यूरिया से नाइट्रोजन प्राप्त होता है, पोटास से पोटेशियम प्राप्त होता है और सुपर फॉस्फेट से फास्फोरस प्राप्त होता है। संक्षेप में याद करने का एक तरीका है नरेंद्र कुमार पांडे, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नरेंद्र कुमार पांडे। ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पोषक हैं, पादपों को चाहिए, उर्वरक में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। दूसरा, ये खेतों में तैयार होते हैं तो ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। यह कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला है। इस खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, ह्यूमस उर्वरक में नहीं होता। ह्यूमस में इसी बात को कह रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर ये जो वर्मी हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि इस अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करते हैं और वह जो काला पदार्थ, कार्बनिक काला पदार्थ प्राप्त होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के दो फायदे हैं, यह मिट्टी को पोली बनाए रखता है और जल धारण क्षमताएं इसमें प्रचुर मात्रा में होती हैं। अतः खाद से हमको ह्यूमस प्राप्त होता है और ह्यूमस उर्वरक में नहीं होता। अतः इसके लिए खाद उर्वरक से ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर उर्वरक अपनी श्रेष्ठता को भी सिद्ध करता है और वो श्रेष्ठता सिद्ध ऐसे करते हैं कि खाद जो होता है वह तुलनात्मक रूप से किससे तुलना करें, उर्वरक से यदि तुलना करें तो यहाँ पर इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं होते, जबकि उर्वरक में यही एनकेपी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस यह प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह उर्वरक और खाद में तुलनात्मक अध्ययन हमने किया। अभी हम एक चर्चा और कर रहे हैं और वह है उर्वरक से खाद श्रेष्ठ है। अगला टॉपिक हमारा है उर्वरक से खाद श्रेष्ठ है। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कमाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। उर्वरक और खाद में श्रेष्ठ कौन है? क्या उर्वरक से खाद श्रेष्ठ? इसके हमने दो तुलनात्मक अध्ययन किए। सबसे पहले हम खाद के लाभ लिखें। खाद के 4 मुख्य लाभ हैं। सबसे पहला है इसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि खाद एक अपघटित कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि काला कार्बनिक पदार्थ हैं। इसको हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने ह्यूमस के बारे में चिंतन किया था, जिससे कि ह्यूमस जो होता है 2 काम करता है। एक तो मिट्टी में रंध्र बना देता है
सरंध्र बन जाते हैं और इससे भुरभुरी हो जाती हैं, गैसों का विनिमय सरलता से होता है। दूसरा, इसमें स्थान होता है तो जल उसमें भर जाता है, तो जल नीचे तह में अंतःस्रावित नहीं होता, गहराइयों में नहीं जाता। और इस स्थिति में हम ये चर्चा करते हैं कि एक तो जल धारण, मिट्टी की जड़ें हैं वहीं तक जल की स्थिति बनी रहती है, अतः हम कहते हैं जल धारण क्षमता मिट्टी की बढ़ गई। दूसरा, मिट्टी में वायु का प्रवाह आराम से हो रहा है क्योंकि ये सरंध्रित हो गई हैं, खड्डे युक्त हो गई, छिद्र युक्त हो गई हैं, अतः गैसों का विनिमय आसानी से होता है। जड़ों में भी गैसों की आवश्यकता रहती है, अतः यहाँ पर यह ह्यूमस जो है, खाद जो है, वह दो मुख्य लाभ हमें पोषक के रूप के अलावा हमको ये प्रायोरिटी देती हैं। पोषक के अलावा जल धारण क्षमता बढ़ गई, जो कि पानी जड़ों से तने तक पहुंचने की क्षमताएं बढ़ जाएगी और मिट्टी में जड़ें जीवित रहेगी क्योंकि वायु का, गैसों का विनिमय हो रहा होगा। तीसरा, इसमें जीवाणु मित्र, क्योंकि रंध्र होंगे तो जीवाणु वहां स्पेस में रह सकेंगे और वह किसान के मित्रों के लिए सूक्ष्म रूप नई खाद हाथों हाथ अंदर ही तैयार कर सकेंगे। इसी प्रकार से मिट्टी का गठन सुधर जाएगा। जो मिट्टी उड़ने योग्य थी, भुरभुरी होकर के उड़ सकती थी, उसको जमाए रखने का काम करते हैं, उसके संगठन को बनाए रखने का काम करते हैं। इसके हम दूसरी तरफ उर्वरक के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर गेहूं, धान, मक्का जैसी कुछ फसलें हैं, उसकी उपज तो उर्वरक अच्छा देता है। यह उर्वरक का एकमात्र लाभ है कि वह गेहूं, धान, मक्का इन 3-4 फसलों को अच्छी उपज दे सकता है, लेकिन लगातार यदि अगर इन्हीं अच्छी फसलों को ले लगातार इसका उपयोग करें तो यह बंजर हो जाएगी भूमि, उर्वरता कमी आ जाएगी और वर्षा से खेतों से जल बह करके पीने वाले स्रोतों में जाने से प्रदूषण पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो जो खाद हमको नहीं चाहिए, पीने वाले पानी में यदि ये इस प्रकार की खादें जाकर के मिल जाती हैं, रासायनिक पदार्थ हैं वो मिल जाते हैं, तो वह अन्य जीव जंतुओं को सूटेबल नहीं है, क्योंकि पौधों के लिए उपयोगी है, जंतुओं के लिए उपयोगी नहीं है, अतः यह प्रदूषण के लिए प्रदूषण का कारण होती है। जल प्रदूषण यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। अतः हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये तुलना करने से हमको एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उर्वरक से खाद श्रेष्ठ है। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति के अन्य तरीके भी हैं, वह किसान कम से कम उपयोग करता है, लेकिन ये करने कारगर होते हैं। पहला तरीका है, थोड़ा नुकसानदेह है लेकिन करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि 2 फसलों के बीच में खेत में कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि पोषक पर्याप्त मात्रा में उसमें वापस उपस्थित हो जाते हैं, और दूसरा इसमें नुकसान ये होता है कि खाली खेत छोड़ने से खरपतवार उग जाते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये नुकसानदेह है लेकिन कारगर है। और दूसरा एक और है अन्य तरीका पोषकों को, वो है फसल चक्र अपनाना, कि हम एक ही फसल लगातार एक ऋतु में, एक दूसरी ऋतु में, एक तीसरी ऋतु में हम बदल बदल करके अगर फसल होते हैं, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल का एकांतर क्रम बना लेते हैं कि भाई हमने फलीदार फसल एक ऋतु में उगाई है तो दूसरी फसल गेहूं की उगा करके दूसरी ऋतु में उसको उगाना चाहिए, अगली बार फिर कोई फसल फलीदार अपनानी चाहिए। फलीदार में बहुत सारी फलियों की फसलें हैं, जैसे दालें, जितने प्रकार की दालें हैं वो फलीदार है, चना है, मटर है, इन सबको फलीदार किस्म की फसलें कहते हैं। वह एक ऋतु में कोई एक फसल उगानी चाहिए और अगली फसल धान की उगानी चाहिए, गेहूं की दूसरी ऋतु में। इस प्रकार फसल चक्र से फायदा क्या होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि फलीदार फसल जो होती हैं, मैं इसको इस प्रकार से समझा सकता हूँ कि फलीदार जो फसल होती है उसकी जड़ों में राइजोबियम प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ये फलीदार फसलें हैं, इसके बीच में यहाँ पर गांठें होती हैं, इस गांठों में राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु। यह जो जीवाणु है वह जीवाणु वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और उसको नाइट्रेट में बदलता है। अब ये जो भूमि में अतिरिक्त इस पौधे को नाइट्रोजन जितना चाहिए वो तो मिल जाता है, अतिरिक्त सारा नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाता है। तो अगली ऋतु में ये फसल जब उग करके समाप्त कर दी जाती है तो अगली गेहूं को नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाएगा, नाइट्रेट पदार्थ मिट्टी में मिल जाएगा। उसके लिए उसको उर्वरक मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह आसानी से नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकेगा। तो फलीदार सब्जियों से हमको नाइट्रेट फ्री में मिल जाता है। तो फसल चक्र अपनाने से भी पोषक पदार्थों की पूर्ति मिट्टी में की जा सकती है। धन्यवाद।